कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बिजनेस स्टडीज ऑफ 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1.2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स पढ़ा दिया था, जिसमें दो बताए थे, एक था ट्रेड और एक था ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। और ट्रेड के अंदर मैंने आपको होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, ये सारे ट्रेड कवर कर दिए थे। ठीक है, अब हम उसका आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड के अंदर, दैट इज ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। चलिए देखते हैं। कॉमर्स इंक्लूड नॉट ओनली ट्रेड बट ऑल्सो वेरियस अदर ऑक्सिलियरीज और एड्स और सब्सिडियरी एक्टिविटीज। कॉमर्स के अंदर सिर्फ ट्रेड ही इंक्लूड नहीं होता। ट्रेड का मतलब क्या था बच्चों? खरीदना और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग। ओके, लेकिन कॉमर्स के अंदर ना उसकी सब्सिडियरी एक्टिविटीज भी इंक्लूड होती है। अभी सब्सिडियरी एक्टिविटीज क्या है अभी हम डिटेल में देखेंगे। ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डल्स appearing in the way of trade are called aids to trade। कहता है कि जो एक्टिविटीज बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने की हर्डल्स को खत्म करता है, उन्हें ही ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड कहते हैं। अब देखिए बच्चों, बिजनेस के अंदर मतलब क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या रुकावटें आती हैं, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। मतलब कौन कौन सी हिंड्रेंसेस आती हैं। ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड टॉपिक नंबर 1। देखो हिंड्रेंस कौन सी हुई? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। ठीक है, मतलब पर्सन्स की जो हमें हिंड्रेंस हो रही है। ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखो जो स्पेशल जो हिंड्रेंसेस हैं, यानी बड़े बड़े जो हिंड्रेंसेस हैं, वो यहाँ पर कवर करे हैं हमने। अब इन जो मुसीबतों को, मतलब इन बाधाओं को हमें क्या करना है, इन प्रॉब्लम्स का हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशंस है ना, वो जो एक्टिविटीज हैं बच्चों, यही एक्टिविटीज आपकी करवाती हैं ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। एक एक करके देखेंगे सबको डिटेल में। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स में कहते हैं कि अगर आपको पर्सन्स की प्रॉब्लम हो रही है तो हमें सॉल्यूशन क्या है उसका? मिडल मैन है। सबसे पहला है मिडल मैन। ठीक है, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ एनी प्रोडक्ट while the consumer are unlimited। किसी प्रोडक्ट, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो कैसे होते हैं बच्चों? लिमिटेड होते हैं। लेकिन कंज्यूमर्स कितने होते हैं? वो तो अनलिमिटेड होते हैं। Hence it is not possible for consumer to purchase goods directly from the producer। लेकिन ये जरूरी नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि सभी कंज्यूमर डायरेक्टली प्रोड्यूसर से गुड्स खरीद सके। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम इन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। ये सबसे पहली प्रॉब्लम आती है किसी गुड्स को परचेज और सेल करने के अंदर, विच इज कॉल्ड हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। एक कॉन्टैक्ट बनाना है हमें बिटवीन दी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में हमें क्या बनाना है? एक रिलेशन बनाना, मतलब बीच में कोई पर्सन होना चाहिए। बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर मिडल मैन आर रिक्वायर्ड। मिडल मैन होने बहुत जरूरी है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। मिडल मैन कंसिस्ट ऑफ द होलसेलर, रिटेलर एक्सेट्रा। अब ये मिडल मैन बच्चों कौन कौन हो सकते हैं? अब ये मिडल मैन आपके हो सकते हैं आपके होलसेलर। ठीक है, ये मिडल मैन आपके हो सकते हैं होलसेलर और आपके रिटेलर। ओके, मिडल मैन कौन कौन हो सकते हैं? होलसेलर और रिटेलर। लास्ट क्लास में बताया था ना मैंने आपको कि होलसेलर और रिटेलर क्या है, विद एग्जांपल समझाया था मैंने आपको वहां पर। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखेंगे कि होलसेलर और रिटेलर किस तरीके से अपनी एक्टिविटी करते हैं। देखो, होलसेलर जो होता है वो प्रोड्यूसर से गुड्स बल्क में खरीद लेता है और फिर रिटेलर उससे उतना ही सामान खरीदता है जितने उसकी कंज्यूमर की डिमांड होती है।
ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, होलसेलर बल्क में खरीद लेता है सामान, रिटेलर उससे जितना भी डिमांड होती है कंज्यूमर से उतना सामान लेकर कंज्यूमर को दे देता है। तो प्रॉब्लम थी, हिंड्रेंस थी पर्संस की, वो मिडलमैन ने क्या कर दी, खत्म कर दी। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब प्रॉब्लम आती है किसकी, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस की। यूजुअली commodities are manufactured in certain specific areas while consumer are not very nearby। जो commodities मैन्युफैक्चर होती है वो सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज में ही मैन्युफैक्चर होती हैं जहां पर कंज्यूमर इजी टू एक्सेसिबल नहीं हो पाता, यानी कि वो वहां पर जा नहीं पाता, सामान नहीं खरीद पाएगा वहां पर जाकर के। सो in the other words, producer and consumer are far away from each other geographically। प्रोड्यूसर देखो ज्योग्राफिकली और कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर होगा अलग अलग जगह, अलग अलग कंट्री में रह रहे होंगे, अलग अलग जगहों में रह रहे होंगे। Hence there is one more hindrance in trade। This hindrance relate to the transportation of the goods from place of production to the place of consumption। अब जो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि किस तरीके से हम गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे एक जगह से, जगह कौन सी है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के कहां पर ट्रांसपोर्ट करना है, प्लेस टू द कंजम्पशन तक, यानी कस्टमर तक। दिस हिंड्रेंस कैन बी एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये हिंड्रेंस किसकी मदद से खत्म हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा ये। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट commodities can be carried from their place of production to the place of where they are required। जैसे कि ट्रक में सामान इधर लोड कर देंगे, अब वो मुंबई में बनता है सामान, तो जैसे मुंबई से सामान लाना है तो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। आपको कोलकाता से लाना है, ठीक है, या फिर केरल से लेकर आना है, किसी भी स्टेट से लाना है, तो आप अलग अलग या तो फ्लाइट से, ठीक है, एयरवे के थ्रू, ठीक है, सी वेज के थ्रू या फिर रोडवेज के थ्रू अपने गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से कहां पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक, ठीक है। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिंड्रेंस ऑफ प्लेस इज दैट प्रोड्यूसर एंड परचेजर आर स्कैटर्ड। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि प्रोड्यूसर और परचेजर दोनों बिखरे हुए होते हैं। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, बिखरे हुए हैं। भाई सब अलग अलग ही तो है ना, हमें थोड़ा ना पता चल रहा है कौन सा प्रोड्यूसर और कौन सा परचेजर, एक दूसरे से कोई रिलेशन तो होता नहीं है, तो वो कैसे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। द प्रॉब्लम विच अराइजेज इज एज टू हाउ टू फाइनलाइज द डील ऑफ सेल्स एंड परचेज। प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से डील करवाई जाए सेल और परचेज की। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय कम्युनिकेशन। इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है, कम्युनिकेशन सॉल्व कर सकता है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, टेलीग्राम, लेटर, टेलेक्स एक्सेट्रा हेल्प इन फाइनलाइजिंग द बिजनेस डील्स। कम्युनिकेशन की मदद से, यानी कि टेलीफोन की मदद से, टेलीग्राम की मदद से, लेटर की मदद से हम बिजनेस डील्स क्या करते हैं, फाइनल कर सकते हैं। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब हमारे पास मॉडर्न मीन्स आ गए ट्रांसपोर्टेशन की भी और कम्युनिकेशन की भी। बिजनेस इज कैरिड ऑन इंटरनेशनल बेसिस। अब बिजनेस इंटरनेशनल बेसिस पर भी जा सकता है क्योंकि हम मॉडर्न ईरा चल रहा है, अब तो मोबाइल फोन आ गए ना, ये तो दो हिंड्रेंस कवर हो गए। थर्ड हिंड्रेंस आता है बच्चों, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, यूजुअली देयर इज अ बिग गैप ऑफ टाइम बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड कंजम्पशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। देखो एक बहुत बड़ा गैप होता है किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में और उसका कंजम्पशन करने में, ऐसा होता है। जैसे कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन्हें बनाया तो किसी टाइम पर जाता है लेकिन उसका कंजम्पशन काफी टाइम के बाद होता है। द रीजन इज दैट द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सीजन। ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुड्स जो हैं, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक सीजन में ही मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। While consumption take place throughout the year, जबकि उसका कंजम्पशन पूरे साल चलता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर इज प्रोड्यूस फ्रॉम नवंबर टिल मार्च। कहा जा रहा है कि जो शुगर होती है, यानी कि जो चीनी होती है, वो नवंबर से लेकर मार्च के महीने में ही प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन कंज्यूम पूरे साल होती है। Hence, the finished product have to be stored from the time of their production till they are consumed। तो कहता है कि इन गुड्स को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा टाइमली,
ठीक है। हैंस दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय वेयर हाउस। अब आप क्या कीजिए, वेयर हाउस की मदद से अपने बने हुए स्टॉक को, मैन्युफैक्चर्ड स्टॉक को रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने हिंड्रेंस ऑफ टाइम किसकी मदद से खत्म किया, एलिमिनेट किया, वेयर हाउसिंग की मदद से एलिमिनेट किया। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। वट एवर बी द स्केल ऑफ बिजनेस, लार्ज और स्केल, अब बिजनेस या छोटा हो या बड़ा हो, at the time of storage and the transporting of these goods from one place to another, element of risk is always there। एक जगह से दूसरी जगह जाने में गुड्स को कोई ना कोई तो भी रिस्क रहता ही है। फॉर एग्जाम्पल डैमेज ऑफ गुड्स, गुड्स डैमेज भी हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, चोरी भी हो सकती है, थेफ्ट ऑफ गुड्स एंड अदर नेचुरल कैलमिटीज कैन प्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ रिस्क। या फिर कोई नेचुरल कैलमिटी होने के कारण वो हमें रिस्क होता है हमारे बिजनेस के ऊपर। दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय इंश्योरेंस। इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, इंश्योरेंस की मदद से हम इस हिंड्रेंस को सॉल्व कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ऑफर मैनी फैसिलिटीज फॉर बिजनेस। अब आप अपने गुड्स का क्या करवा लीजिए, इंश्योरेंस करवा लीजिए। अगर आपके गुड्स चोरी हो जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या देगी, क्लेम कर देगी। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकिंग। फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंस क्या है, बिजनेस की एक रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, ठीक है, जिसके ऊपर बिजनेस चलता है। इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द मोमेंट द रॉ मटेरियल इज परचेज टिल द सेल ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। ये रिक्वायर्ड कब कब होता है, ये जब जब होता है जब हमें रॉ मटेरियल परचेज करना होता है और अपना गुड्स को सेल करना होता है। तो यानी कि ये मान लो ना, ये तो भैया स्टार्टिंग से लेकर एंड प्रोसेस तक चल रहा है। A businessman is usually short of self-owned funds। एक बिजनेसमैन के पास एक लिमिटेड ही फंड होता है, which he compensate by borrowing from outside, ठीक है। Sometimes goods are purchased from a distant places where cash payment of course is not possible। क्या होता है कि गुड जब कोई परचेज करता है तो जरूरी नहीं कि हम हमेशा क्या करें, हमें जरूरी नहीं है कि हमें कैश मिल जाए, हम क्रेडिट बेसिस पर भी क्या करते हैं, अपने बिजनेस को चलाते हैं। देयर द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द सप्लायर अराइजेज। तो यहाँ पर अब हमें अगर पेमेंट करनी है किसी को, ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज रिक्वायर्ड इफ द गुड्स हैव बीन इम्प्रूव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड इन एन इंटरनेशनल ट्रेड एंड लास्टली द बिजनेस कैन एक्सपेंडेड ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर फाइनेंस। मतलब बिना फाइनेंस के बिजनेस हमारा चल नहीं सकता ना, आप फॉरेन कंट्री में बिजनेस कर पाएंगे, और अगर आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है ना पैसों की, तो बैंकिंग एक ऐसी आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है जो आपको प्रोवाइड करता है फाइनेंस जैसी फैसिलिटियां, ठीक है। बैंक फुलफिल द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेसमैन एंड प्रोवाइड मैनी अदर सर्विसेज। बैंक आपको क्या करता है, फाइनेंस करता है, ठीक है, और ताकि आप अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज करते रहें, प्रोडक्शन करते रहें और सेल करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों यहाँ पर हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसको कैसे सॉल्व करोगे, बाय एडवर्टाइजिंग। In today competitive market, it is not possible for a businessman to sit and wait for a customer after investing heavily in the business। अब देखो भैया, आज के competitive मार्केट में ये तो जरूरी नहीं है, बिजनेस मैन बैठ नहीं सकता। अगर उसने कोई चीज प्रोड्यूस कर ली है, मैन्युफैक्चर कर लिया, तो कोई थोड़ी ना वेट करेगा कि उसके पास कस्टमर जब आएंगे जब ही वो अपना सोल्ड करेगा सामान, बैठा थोड़ी ना रहेगा, कुछ तो उसे करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने काफी सारा कैपिटल उस बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है। टू अट्रैक्ट कस्टमर्स toward his product, a producer has to provide full knowledge of his product to the customer। अगर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है तो कस्टमर्स को ये बताना पड़ेगा ना, उनको बताना पड़ेगा कि हमने भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ चुके हैं। एडवर्टाइजिंग डज दिस प्रॉपरली। एडवर्टाइजिंग इस काम को बहुत अच्छी तरीके से निभाता है। Advertisement enhance the knowledge of the customer about the products available in the market, and with the help of this knowledge, a customer take decision about the purchase of the product। Advertising की मदद से ही एक कस्टमर को पता चलता है कि मार्केट में इस कंपनी ने ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, और एडवर्टाइजिंग की मदद से ही कस्टमर को ये मोटिवेट करता है अपने प्रोडक्ट को खरीदने में।
In this way, advertisement enhance the knowledge of the customer and eliminate the hindrance of information. अब hindrance of information थी ना, customers के पास तो information थी नहीं, तो एडवर्टाइजिंग की मदद से आप लोग क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उस कस्टमर तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी हिंड्रेंसेस थी और उन हिंड्रेंसेस को सॉल्यूशन करने के लिए जो एक्टिविटीज आई हैं, ये सभी एक्टिविटीज बच्चों ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड कहलाती हैं। ओके, ये सब्सिडरी बिजनेस एक्टिविटीज हो गई एक बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, एक बिजनेस को करने के लिए क्या हो गई है, सब्सिडरी एक्टिविटीज हो गई। ट्रेडिंग करने के लिए कोई मिडलमैन की जरूरत है, बाइंग सेलिंग तो जब भी मिडलमैन होगा, एक गुड्स को इधर से उधर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, तभी तो ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग होगी। वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग आर द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड सब्सिडरीज एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। नाउ बच्चों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है डिफरेंस अमंग इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? देखो बच्चों, 11th क्लास में ना जो डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और मैं तो ये प्रेफर करता हूं कि अगर आप डिफरेंसेस अच्छी तरीके से समझ लेते हो ना, तो मेरे हिसाब से तो बच्चों को इतना समझ में आ जाता है कि एक समरी पता चल जाती है कि इंडस्ट्री का मतलब क्या है, कॉमर्स का मतलब क्या है और ट्रेड का मतलब क्या है। ठीक है, तो डिफरेंसेस को कभी भी आप अवॉइड मत करना, हमेशा उसे जरूर ध्यान से पढ़ना। अब डिफरेंसेस करने का तरीका भी चेंज हो गया है हमारी 11th क्लास में आकर के। अगर आप 10th क्लास तक क्या करते थे, यहाँ पर सिर्फ इतना ही करते थे कि आप एक स्टेटमेंट लिखते थे या पैराग्राफ में दोनों को डिफरेंस करते थे। देखो बच्चों, अब आप 11th क्लास में आ गए हैं, तो 11th क्लास में आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल स्टार्ट हो जाता है। तो जो टीचर होता है वो भी आपसे एक्सपेक्ट करता है एक अच्छा सा आंसर, एक प्रेजेंटेटिव आंसर। ठीक है, तो उस प्रेजेंटेटिव आंसर के लिए उसे सिर्फ ये लाइंस नहीं चाहिए, कोई पैराग्राफ ही नहीं चाहिए, उसको एक टेक्निकल पेपर चाहिए, मतलब एक अच्छा सा पेपर होना चाहिए जो प्रेजेंटेटिव हो। ठीक है, और पॉइंटेड। सारा खेल बुलेट पॉइंट्स का ही है। अगर आप बुलेट पॉइंट्स पर, थ्योरेटिकल में बुलेट पॉइंट्स पर फोकस बना लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए, अब यहाँ पर बेसिस ऑफ डिफरेंस पर ही हम काम करते हैं। जब भी आप डिफरेंस करें तो बेसिस ऑफ डिफरेंस पर ही करें। सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस है एक्टिविटी। इंडस्ट्री करेंगे सबसे पहले, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री में कौन सी एक्टिविटी होती है? इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है। ठीक है, हम प्रोडक्शन करते हैं थिंग्स का और सर्विसेज का। कॉमर्स में क्या होता है? कॉमर्स के अंदर हम इन्हीं जो हमने प्रोडक्ट्स को बनाया है, प्रोड्यूस किया है, अब हम उनको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी बताया था ना कॉमर्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बताई थी ना अभी, वही वाला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द थिंग्स। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कैपिटल रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत होती है और फिक्स कैपिटल की भी जरूरत होती है। किस पैमाने पर? लार्ज पैमाने पर। वर्किंग एंड फिक्स कैपिटल ऑन दी लार्ज स्केल। देखो बच्चों, वर्किंग कैपिटल क्या होती है और फिक्स कैपिटल क्या होती है? अगर इसका एक एग्जांपल दूं तो मैं ये समझ जाओ कि देखो, फिक्स कैपिटल का मतलब होता है ऐसी कैपिटल जो बिजनेस में रहनी ही चाहिए। वो कैपिटल आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि 5 लाख रुपीज आपने बिजनेस में लगा रखे हैं, तो वो आपने एक फिक्स कैपिटल रखी हुई है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो बिजनेस के अंदर फिक्स्ड कैपिटल भी होनी चाहिए आगे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और वर्किंग कैपिटल भी होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल इन द सेंस, जब आप कोई प्रोड्यूस करते हैं किसी गुड्स का, अगर आप कोई गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें भी आपको किसकी जरूरत है? वर्किंग कैपिटल की, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदना है, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे भी आ रहे हैं, सैलरी भी पे करनी है अपने एम्प्लॉइज और लेबर्स को। तो वर्किंग कैपिटल इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग कैपिटल भी और फिक्स कैपिटल भी लार्ज स्केल पर होनी चाहिए। लेकिन कॉमर्स में क्या होता है? मोर वर्किंग कैपिटल एंड लेस फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए और फिक्स्ड कैपिटल कम, क्योंकि काम कैसा है कॉमर्स का? कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, ये सब, वेयर हाउसिंग का। तो यहाँ वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत होती है, ना कि फिक्स्ड कैपिटल की।
ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, ट्रेड में लेस वर्किंग कैपिटल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल भी कम भी चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर कैसा। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़े स्केल पर है और बिजनेस का जो नेचर है वो बहुत लार्जर स्केल है, तो वहां पर आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। नॉर्मली जो ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग में होता है वो लेस वर्किंग कैपिटल ही होता है। थर्ड पॉइंट है स्कोप। इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या होता है, इट इंक्लूड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का हमने पढ़ाया था ना आपको, जब इंडस्ट्री पढ़ाई थी, कितनी इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी, जिसे हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो इंडस्ट्री में 3 इंडस्ट्री आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस। कॉमर्स के अंदर क्या होता है, इट इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। कॉमर्स के अंदर ट्रेड भी इंक्लूड होती है और ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड होती है। ट्रेड में क्या होता है, इट इंक्लूड्स होम एंड फॉरेन ट्रेड। तो भाई ये तो हमने आपको सब कुछ बता दिया था ना प्रीवियस क्लासेस के अंदर। होम और फॉरेन ट्रेड ट्रेड के अंदर इंक्लूड होता है, इसमें ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस इंडस्ट्री आपकी इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, इट क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। इंडस्ट्री क्या करती है, किसी प्रोडक्ट को यूटिलिटी की फॉर्म में लेकर आती है, उसे यूजफुल थिंग में लेकर के आती है। इट क्रिएट प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी, ये प्लेस और टाइम यूटिलिटी को करते हैं, मतलब प्लेस भी और टाइम यूटिलिटी भी। एंड ऑल्सो पोजीशन यूटिलिटी थ्रू ट्रेड, बिकॉज ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ अ कॉमर्स। पोजीशन यूटिलिटी भी करते हैं ये, ठीक है, किसकी मदद के थ्रू, ट्रेड की मदद के थ्रू, क्योंकि ट्रेड एक कॉमर्स का हिस्सा है। कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स देखे थे ना, वहां पर हमने पढ़ा था ना कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रेड भी और ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड भी। ट्रेड के अंदर क्या था, इट क्रिएट पोजीशन यूटिलिटी, ये पोजीशन यूटिलिटी रखता है थ्रू द मीडियम ऑफ द सेल एंड परचेज। किसके माध्यम से, सेल और परचेज के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क एलिमेंट, इट इन्वॉल्व्स द मैक्सिमम रिस्क। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि भाई आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्रोडक्ट आप यूटिलिटी के फॉर्म में लेकर आ रहे हो, तो डिपेंड करता है ना, आपका तो पूरा प्रोडक्शन खराब हो सकता है, आपका पूरा जो आपने इन्वेस्ट किया है वो पैसा खराब हो सकता है अगर सोल्ड नहीं हुआ तो सामान। यहाँ पर कॉमर्स में कह रहे हैं देयर इज अ लेस रिस्क एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, यहाँ पर कम रिस्क होता है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कंपेयर्ड में। ट्रेड में देयर इज अ लिस्ट रिस्क इन्वॉल्व, यहाँ पर सबसे कम रिस्क होता है, यहाँ बाइंग से नहीं होती है। म्यूचुअल डिपेंडेंस, कौन किसके ऊपर ज्यादा निर्भर है, कहता है इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड बोथ डिपेंड ऑन इंडस्ट्री। भैया अगर कोई गुड बनेगा ही नहीं तो किस चीज की कॉमर्स करोगे और किस चीज की ट्रेड करोगे, तो इसलिए कॉमर्स और ट्रेड दोनों पूरी तरीके से इंडस्ट्री के ऊपर क्या है, डिपेंड करते हैं। कॉमर्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड बिकॉज ट्रेड इज इट्स मेजर पार्ट। आपने वेयर हाउसिंग कर ली, आपने बैंकिंग कर ली, आपने एक सामान दूसरी जगह तक पहुंचा दिया, लेकिन अगर ट्रेडर ही नहीं है, खरीदो, अगर वो बेचने वाला ही नहीं है, बाइंग सेलिंग ही नहीं होगी, तो फिर तो कॉमर्स का भी कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड, अगर ट्रेड ही नहीं है तो देयर इज नो जस्टिफिकेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो यहाँ पर कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होगी किसकी, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अगर ट्रेड ही नहीं होगा, खरीदना और बेचना ही नहीं होगा, तो किस बात की ट्रेड और किस बात का कॉमर्स। तो बच्चों ये आपका डिफरेंस अमंग इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड भी कंप्लीट हो गया है, और इसी टॉपिक के साथ आपका ये पूरा चैप्टर 1.2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।